अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विदेश के। इस सेक्शन में जैसे कि आपके इल्म में है, हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल से मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन प्रेस कर दें ताकि आप तक टाइमली नोटिफिकेशंस पहुंच सकें हमारे लेटेस्ट कंटेंट की। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपका शेयर किसी के काम आ सके। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन में हमने लाहौर से ज्वाइन किया है फरियाल कामरान ने, जो कि स्पेशल एजुकेटर हैं, एबीए थेरेपिस्ट हैं और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं एट तरतीब। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे तरतीब के बारे में डिटेल से जानते हैं। थैंक यू वेरी मच फरियाल कामरान कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। Assalamu alaikum. Thank you very much for inviting us. So I am very grateful to you कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और तरतीब के बारे में बताएं और जो भी आपकी एफर्ट्स हैं कम्युनिटी के लिए, जिस तरह से आप पेरेंट के लिए चीज़ों को इजी कर रहे हैं कि उनके लिए एक्सेसिबल हो, इजी हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आपकी एफर्ट्स जो हैं, ये रिमार्केबल हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी दैट वी कैन कम एंड जॉइन योर प्लेटफॉर्म। राइट। तो हम स्ट्रेट अपने पहले क्वेश्चन पे ही आते हैं और ये पूछने की कोशिश करते हैं कि हमें तरतीब के बारे में बताइए कि ये तरतीब है क्या, कहाँ पे आप लोग मौजूद हैं, और को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें तो फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जी। सो तरतीब रिहैबिलिटेशन इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर। तरतीब रिहैबिलिटेशन में जो है आपको अंडर वन रूफ आप कह लें या अंडर वन अम्ब्रेला आपको सब थेरेपीज या एक प्रॉपर इंटरवेंशन जो एक डिफरेंटली एबल्ड जो हमारा इंडिविजुअल है उसके लिए जो भी आपको ट्रीटमेंट चाहिए वो आपको अंडर वन रूफ प्रोवाइड की जाती हैं। और तरतीब रिहैबिलिटेशन जो है अपनी सर्विसेज ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहा है और इन सेंटर भी प्रोवाइड कर रहा है। इन सेंटर हमने अपनी जो फर्स्ट ब्रांच है वो हमने ओपन की है लाहौर में एंड इट्स लोकेटेड इन गुलबर्ग हुसैन चौक। राइट। तो अगर हम ये पूछना चाहें कि आपने कहा डिफरेंट थेरेपीज अंडर वन रूफ आप दे रहे हैं, तो अगर हम पूछना चाहें कि कौन कौन सी थेरेपीज और आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, उनके बारे में अगर बता सकें। ठीक है। अच्छा, तरतीब रिहैबिलिटेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि हमने कोई एक सेट एज रेंज नहीं है जैसे बहुत से सेंटर्स में है कि एक स्पेसिफिक एज रेंज को टारगेट किया जाता है कि सिर्फ हम अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं या हम थोड़े बड़े बच्चे ले रहे हैं। आप ओवरऑल देखें पाकिस्तान में रेयरली ही सेंटर्स होंगे जहां पर एडोलसेंट्स को भी केटर किया जा रहा है या वोकेशनल स्किल्स जो हैं इनके बारे में भी बात की जा रही है। तो तरतीब रिहैबिलिटेशन जो है अब हम हर तरह की पॉपुलेशन को केटर कर रहे हैं। हम अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम भी है हमारे पास और हमारे पास एडोलसेंट्स के लिए भी प्रोग्राम्स हैं, प्लस हमारे पास वोकेशनल प्रोग्राम्स भी हैं। सो जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें बिहेवियर थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है। उसके बाद हमारा स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है, हमारा कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम है, इसके बाद हमारे वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल नीड कि एक इंडिविजुअल जो हमारे पास आ रहा है उसकी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका एक पूरा प्लान जो है वो डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट। तो अगर हम ये जानना चाहें कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं तो किन इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं, किन चैलेंजेस वाले, अगर पेरेंट्स पूछना चाहें कि किन किन चैलेंजेस वाले बच्चों को या इंडिविजुअल्स को आप यहाँ पे सर्व करें। अच्छा जी, हम ये है कि तरतीब रिहैबिलिटेशन इज डीलिंग विद ऑल काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। सो इट्स नॉट ओनली कि स्पेसिफिक डोमेन को हम या ऑटिस्टिक पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं या एडीएचडी को। कोई भी बच्चा, कोई भी इंडिविजुअल है जो कि किसी भी स्पेशल नीड के साथ है, कहीं पर भी वो लैक कर रहा है, तो तरतीब इज़ हेयर टू हेल्प दैट इंडिविजुअल। हमारी जो स्पेशलिटी है, जो हमारे बिकॉज जो हमारी सीईओ है डॉक्टर फरहीन नाज, तो उनकी स्पेशलिटी है सीआई कॉक्लियर इम्प्लांट किट जो है। तो हम हेयरिंग इम्पेयर्ड जो है, जो कि उस पॉपुलेशन को बहुत कम केटर किया जाता है, या जैसे सीआई बच्चे हैं जिनका इम्प्लांट हुआ है, इम्प्लांट के बाद उनके पास देर इज नो वे, लाइक उनके लिए कोई भी पाथ नहीं है, पेरेंट्स को नहीं पता कि अब क्या करना है, क्या चीज़ इन बच्चों के साथ होनी चाहिए या किस तरफ उन्हें जाना चाहिए। तो वी आर प्रोवाइडिंग लाइक
प्रॉपर सर्विसेज फॉर दोज किड्स, जैसे जिस बच्चे का आज इम्प्लांट हुआ है, अब इसका क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, आपने कैसे फॉलो करना है, उस बच्चे का एक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर एक बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ साथ ही किसी और डिसऑर्डर के साथ भी वो लिंक कर रहा है, या उसको कोई और मसला भी आ रहा है, तो वी आर डीलिंग विद दोज किड्स एज वेल। इट्स नॉट ओनली कि एक स्पेसिफिक रेंज को हम टारगेट करें। कोई भी बच्चा, कोई भी इंडिविजुअल जो कि किसी भी, इवन अगर वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज या डिसऑर्डर्स के साथ भी हमारे पास आता है, तो वी आर केटरिंग, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दोज किड्स। राइट। तो हम ये अगर मैं जानना चाहूँ कि आप जब यहाँ पे आपके पास कोई भी इंडिविजुअल आता है तो उसकी डायग्नोसिस वगैरह कुछ लोग तो आते होंगे जो अपनी डायग्नोसिस साथ लेके आते हम्म। होंगे, तो कुछ ऐसे हैं जो कि जिनकी डायग्नोसिस नहीं होती, तो आपके पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज भी हैं, वो प्रोफेशनल्स भी हैं आपके पास? जी जी बिल्कुल। जैसे जो बच्चे हमारे पास डायग्नोसिस के साथ आते हैं, तो ऑब्वियसली कि वो पेरेंट के पास ऑलरेडी एक आप कह लें कि बेस लाइन होती है कि वेयर द चाइल्ड इज स्टैंडिंग। और कुछ हम्म। बच्चे ऐसे आते हैं कि जैसे अभी भी बहुत हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस जो है वो हम लैक करते हैं इस एरिया में। बिकॉज पेरेंट को जो ओनली चीज़, जो एक चीज़ उनको ऑब्वियस हो रही होती है, या वो जिसको फिगर आउट कर सकते हैं, द ओनली थिंग, जैसे पेरेंट को अक्सर यही कंप्लेन आती है कि द चाइल्ड इज नॉट स्पीकिंग, हम्म। देर इज नो फंक्शनल स्पीच, तो इट्स अ स्पीच डिले। वो एक डायग्नोसिस हम कह लें कि हमने खुद से बना लिया हुआ है, या कम्युनिटी में यही है कि बच्चा नहीं बोल रहा तो स्पीच डिले है। उसके अलावा हम जो फर्दर चीज़ें हैं या डिटेल्स हैं उसमें नहीं जाते। तो उसके लिए एक जो प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, जो जो टूल्स हैं, जो वो सब कुछ हमारे पास मौजूद है, एंड वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। और जो भी बच्चा तरतीब रिहैबिलिटेशन में आता है, इवन अगर वो सब सर्विसेज हमसे ले रहा है तब भी, और अगर वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सर्विस के लिए भी आ रहा है, लेट्स सपोज कि एक बच्चा हमारे पास सिर्फ स्पीच के लिए आ रहा है, बट जब एक बच्चा तरतीब में ज्वाइन करता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो हम उसकी एक कम्प्रिहेंसिव स्किल असेसमेंट करते हैं, जिसमें उसकी साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन भी होती है, उसकी बिहेवियरल एवेल्युएशन भी होती है, स्पीच, ओटीपीटी, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो सब उस बच्चे की एवेल्युएशन करते हैं कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, कौन से उसके वीक एरियाज हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर उस पर काम की ज़रूरत है। फिर हम एक अपनी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो पेरेंट के साथ डिस्कस करते हैं, उनको अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, उसके बाद उस बच्चे का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। या हम रिकमेंडेशन देते हैं कि इसको किस प्रोग्राम में इनरोल होने की ज़रूरत है, या इसकी क्या नीड है। देन इट डिपेंड्स ऑन पेरेंट कि उनकी क्या चॉइस है, वो क्या करवाना चाहते हैं, या वो किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। बट हम एक कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट उनको देते हैं, जिसमें उनको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि वेयर देयर चाइल्ड इज स्टैंडिंग एंड व्हाट दे नीड टू डू। राइट। और ये जो रिपोर्ट जिसको आप कह रहे हैं, ये आप पेरेंट्स को भी शेयर करते हैं, वो कहीं और भी यूज कर जी जी। सकते हैं इसको? हाँ जी, ये हम पेरेंट के साथ शेयर करते हैं। सो लाइक जैसे जो हमारा असेसमेंट का टाइम फ्रेम है, इट्स लाइक मिनिमम इट्स अ वीक, और ये एक वीक से ज्यादा भी हो सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड कि बच्चा हमें कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। ऐसा नहीं कि हम उन्हें कहें कि एक दिन में हमने देख लिया हम्म। और कोई भी डायग्नोसिस दे दिया, बिकॉज आप इन वन मीटिंग और इन 2 और 3 आवर्स आप किसी भी बच्चे को कोई डायग्नोसिस नहीं दे सकते, जब तक कि आप उसको डिफरेंट सेटिंग्स में, डिफरेंट टाइम्स में आप उसको ना देखें कि उसका क्या रिस्पॉन्स है। तो ऑब्वियसली ये सब कुछ मैनुअल है, ऐसा कोई वो है तो नहीं कि हमने कोई लाइक हम्म। मेडिकल टेस्ट करना है या कोई ब्लड टेस्ट है, उसकी रिपोर्ट आएगी और उसके नतीजे में जो भी होगा हम आपको बता देंगे। तो ये मैनुअल टेस्ट हैं जो हमने, डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो बच्चे पे के साथ एडमिनिस्ट्रेट करने होते हैं। देन अकॉर्डिंगली उनकी स्कोरिंग और सब चीज़ के साथ हम एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं। और फिर उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग का भी हमारा पूरा एक प्रोसेस है। इट्स नॉट ओनली कि हमने एक वीक का टाइम लिया और एक वीक के बाद हम आपको रिपोर्ट दे देंगे। आफ्टर हम्म। 1 वीक इट टेक्स 2 weeks to 15 days टू गैदर द रिपोर्ट। सब जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो भी फाइंडिंग है उनको गैदर करना, स्कोरिंग करनी, और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो पेरेंट्स को बुलाकर उनके साथ डिस्कस की जाती है, और उनके साथ भी उसकी एक कॉपी शेयर की जाती है, ताकि वो फर्दर कहीं पे भी उसको यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एक चीज़ जी और बताइएगा कि जब आप बच्चों पे काम कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे काम करते हैं? क्या ज़्यादा फोकस वन ऑन वन सेशंस पे होता है, या कैसे काम करने का कुछ, अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें? जी
जैसे मैंने आपको बताया कि तरतीब रिहैबिलिटेशन इज प्रोवाइडिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स। हमारे वन ऑन वन सेशंस भी हैं और हमारे ग्रुप सेशंस भी हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड कि उसका लेवल क्या है, उसका लेवल ऑफ सिवेरिटी क्या है, या उसका लेवल ऑफ नीड क्या है, कि उसकी नीड क्या है। अब जैसे एक बच्चा, जो हमारे कम्प्रीहेंसिव प्लान है, हमारे टू डिफरेंट कम्प्रीहेंसिव प्लान्स हैं। एक प्लान हमारा थेरेप्यूटिकल कम्प्रीहेंसिव प्लान है, जिसके हम्म। अंदर बच्चे को वन ऑन वन सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि वो डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड नीड अगेन, कि जिसमें उसको लेट्स सपोज कि एक बच्चा हमारे पास आ रहा है, उसको एक स्पीच का सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, एक बिहेवियर का सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन डेली बेसिस। हम्म। तो ये सेशन की जो ड्यूरेशन है वो भी डिपेंड करती है ऑन पेरेंट्स एंड चाइल्ड नीड। जैसे 1 घंटे का भी सेशन है और 45 मिनट्स का भी सेशन है। लाइक अगर एक बच्चा 1 घंटे का एक सेशन कंज्यूम कर रहा है एवरी डे, तो वो 3 आवर्स पर डे के लिए हमारे पास हमारे कम्प्रीहेंसिव प्लान में आ रहा है। इसी तरह 2 आवर्स का प्लान है, फिर हमारे पास 1.5 आवर का प्लान है। तो इस तरह से डिफरेंट प्लान हैं जिसमें वन ऑन वन सेशंस के लिए बच्चे आते हैं। हमारा सेकंड जो कम्प्रीहेंसिव प्लान है दैट इज एकेडमिक प्लान, जिसमें जैसे हमारे बच्चे जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ आते हैं, जैसे कोई भी बच्चे हैं जिनका जो हेयरिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं, हेयरिंग एड है या उनका इम्प्लांट हुआ है, बट अभी उनकी स्पीच डेवलप नहीं हुई हुई, और उन बच्चों के साथ कोई अदर इशू नहीं है, तो ऐसे बच्चों को उनकी स्पीच डेवलप करना, उनको उनकी स्कूल रेडीनेस करना, तो हमारा वो प्रोग्राम है जिसमें बच्चों का डेली बेसिस पे 1 घंटा स्पीच का सेशन होता है, और 2 आवर्स के लिए उनको जो है हम एकेडमिक प्रोग्राम में इनरोल करते हैं, जहाँ पर उनकी रीडिंग राइटिंग और उनके स्कूल रेडीनेस स्किल्स पे काम किया जाता है। देन वी हैव अनदर एकेडमिक प्रोग्राम विच इज़ फॉर आर स्पेशल नीड किड्स, के जो बच्चे हमारे मेन स्ट्रीम नहीं जा सकते, या उनको हर्डल्स हैं मेन स्ट्रीम ज्वाइन करने में, तो उसके लिए हम उनको प्रिपेयर करते हैं। वहाँ पर उनके एकेडमिक प्रोग्राम के साथ साथ उनके पुल आउट सेशन रन होते हैं। तो उस पर हम्म। डिपेंड करता है कि बच्चे की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसका डेली बेसिस पे एक पुल आउट सेशन होता है। लेट्स सपोज अगर एक बच्चे के बिहेवियर इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं, तो उसका जैसे एक दिन बिहेवियर का सेशन होगा, एक दिन उसका स्पीच का, ओटी का, और फिर बिहेवियर का। लाइक इस तरह से उसका सैंडविच किया जाएगा सेशंस को, कि उसके पुल आउट सेशन होंगे जो उसकी नीड ज्यादा है, वो सेशन उसका ट्वाइस अ वीक और ट्राइस अ वीक होगा, और अदर सेशन जो हैं वो साथ उसके सैंडविच करके उसका एक प्रोग्राम बनाया जाएगा, ताकि एट द सेम टाइम वो अपनी जो है वो स्कूल के लिए भी प्रिपेयर हो, और उसकी जो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन है उस पे भी काम किया जाए। तो इस हम्म। तरह से ये हमारे प्रोग्राम्स जो हैं ये चल रहे हैं। एक चीज और बताइएगा कि आपने जिक्र किया कि सारी थेरेपीज अवेलेबल हैं, तो जब ओटी की बात आती है तो लोग यही सवाल करते हैं कि आप उसके लिए इक्विपमेंट और वो सारी चीजें, उसके लिए अलग से रूम स्पेस चाहिए होता है एंड सो ऑन। तो अगर उसके बारे में बता सकें कि वो भी वेल इक्विप्ड है। जी। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि तरतीब रिहैबिलिटेशन जो हमारा फिजिकल सेटअप, इट्स वेरी न्यू, हम वी जस्ट स्टार्टेड, लाइक हमने जुलाई में स्टार्ट किया है। लाइक वी आर वर्किंग ऑन द थिंग्स, वी आर मेकिंग इट, वी to improve it. Like we do have a therapeutic room, like occupational therapy room, और इसी तरह से जैसे हम अपनी ऑनलाइन सर्विसेज में भी हम प्रॉपर जो ओटी का एक सेशन है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन सेंटर भी वी हैव अ सेपरेट स्पेस फॉर ओटी रूम, लाइक monkey bars and all that, we have that. राइट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी तरतीब की क्या मुनफरिद खुसूसियत या यूनिक फीचर है। बहुत से सेंटर्स में बताते हैं कि हम इस तरह काम करते हैं, ये हमारा एक हम्म। डिस्टिंग्विशिंग फीचर है या कुछ भी, तो अगर आप हम्म। कुछ ऐसा शेयर करना चाहें। जी। तरतीब का नंबर वन, लाइक जैसे तरतीब का जो सबसे मुनफरिद और एक यूनिक फीचर है, नंबर वन पे तो जैसे ऑनलाइन सर्विसेज जो तरतीब प्रोवाइड कर रहा है, वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सर्विसेज वर्ल्ड वाइड, एंड वी आर डीलिंग विद द चैलेंजिंग किड्स एज वेल। तरतीब में हम बच्चों की, हमें ये नहीं सिखाया जाता, या हम अपने थेरेपिस्ट को ये नहीं सिखाते कि आपने बच्चे को बाउंड करके बिठाना है और आपका टारगेट ये है कि ये बैठना चाहिए। तरतीब हम्म। का टारगेट ये है कि हाउ टू इंगेज अ चाइल्ड, हाउ टू इंगेज एन इंडिविजुअल, और आपने उसमें से उसका बेस्ट किस तरह से निकालना है, और आपने किस तरह से उसको कैपेबल करना है और फंक्शनल करना है। लाइक अगर मैं देखूं कि तरतीब के साथ अपनी जर्नी में,
तो मैंने ऑनलाइन बहुत से सक्सेसफुल केसेस देखे हैं। हमारे पास ऐसे बच्चे भी थे, जब हमने उनके साथ स्टार्ट किया दे वर नॉन वर्बल, they had a lot of behavioral issues, but now they are attending mainstream schools with the help of shadow teachers. Some kids are going to mainstream schools without any help. They are speaking, they have functional communication, their behaviors are settled. तो एक तो ये बहुत अच्छा और यूनिक फीचर है कि एक आप कह लें कि प्ले बेस में जाके या एक नेचुरल वे से बच्चे को ट्रीट किया जाता है। वो एक बिल्कुल कुर्सी और टेबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि बस एक बाउंड करके बिठा देना और यहीं पे तुम्हारा सेशन होगा और ऐसे ही तुम जो करोगे करोगे। हम्म। बच्चे को हम पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो किस तरह से डिफरेंट इन्वायरमेंट में और अपने इन्वायरमेंट से वो किस तरह से लर्न कर सकता है। नंबर टू जो तरतीब का बहुत ही ज्यादा यूनिक फीचर है, दैट इज कि हम सीआई बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, कॉकलर इम्प्लांट जो बच्चे हैं। और मैंने जैसे एक अरसे से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, मैंने डिफरेंट सेंटर्स में भी काम किया, बट ये फीचर जो है मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैक लगता था, बिकॉज एक बच्चा जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ आ रहा है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। और एक अगर आप कह लें कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है या एक बिहेवियर थेरेपिस्ट है, सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो बहुत से एरियाज पे आई हैव टू स्ट्रगल टू वर्क विद दैट चाइल्ड, कि अगर उसका कोई बिहेवियर इशू आ रहा है, आई डोंट नो कि मैंने किस तरह से उससे साइन लैंग्वेज में कैसे कम्युनिकेट करना है, या मैंने किस तरह से उसको किस तरह बिठाना है, क्या बात करनी है, किस तरह से मैंने उसको ट्रीट करना है, बिकॉज मैं एक अपनी चेन या अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको लेके चलूंगी, बट इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे टू ट्रीट दैट चाइल्ड। सो ये हर थेरेपिस्ट को इक्विप्ड करना, इस चीज में ट्रेंड करना कि आपने एक सीआई बच्चे के साथ किस तरह काम करना है। इवन बच्चों का इम्प्लांट हो जाता है और पेरेंट को एक प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया ही नहीं जाता, उनको बताया ही नहीं जाता कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने किस तरह से थेरेपीज कंटिन्यू करनी है, आपने किस तरह से इन बच्चों के साथ काम करना है। क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनमें पोटेंशियल है, जो बोल सकते हैं। अगर सही वक्त में हम इनकी थेरेपी स्टार्ट नहीं करेंगे या इनके साथ काम करना नहीं शुरू करेंगे, तो फिर एक बहुत लंबा गैप आ जाएगा जिसको फिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज अ वेरी यूनिक फीचर कि हम उन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और हम उनमें प्रोग्रेस भी देख रहे हैं। प्लस हम पेरेंट को भी ट्रेन कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से घर में रह के, मदर्स ने, पेरेंट्स ने या उनके केयर गिवर्स ने उन बच्चों के साथ काम करना है और उन्हें फंक्शनल कम्युनिकेशन पे लेकर आना है। तो जब ये पेरेंट्स की गाइडेंस या ट्रेनिंग की बात करिए, तो पेरेंट्स आजकल ये भी कहते हैं कि हमें ऑब्जर्वेशन करने दें उस सेशन की। तो हम्म। ऑनलाइन में तो कोई चारा नहीं है, वो तो करनी करनी है। तो हाँ फिजिकल जी। चेकअप में भी आप उनको ऑब्जर्वेशन करने देते हैं या कहाँ तक करने जी, देते हैं? ठीक है। अब जैसे ये है कि हमारा एक ऑनलाइन के लिए भी और फिजिकल के लिए भी हमारा प्रॉपर प्रोटोकॉल है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जस्ट वो असेसमेंट के लिए आते हैं, पेरेंट्स जस्ट एक स्क्रीनिंग चाहते हैं या एक प्रोफेशनल की रिकमेंडेशन चाहते हैं, वो बस असेसमेंट करवाते हैं, आगे वो अपने बच्चे की इनरोलमेंट नहीं करवाते। चाहे हम्म। वो पेरेंट है, चाहे वो पेरेंट है जिन्होंने अपना बच्चा इनरोल करवाया है। जब एक इंडिविजुअल हमारे पास आता है, चाहे वो किसी भी एज रेंज में है, जब उसकी एक पूरी कंप्रीहेंसिव स्किल असेसमेंट हो गई है, उसकी रिकमेंडेशन आ गई हैं, उसके गोल्स डिजाइन हो गए हैं, तो उसके बाद उसके पेरेंट्स के साथ मीटिंग होती है, जिसमें उन गोल्स को डिफाइन किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि ये गोल्स हम क्यों कर रहे हैं, किस गोल का क्या मकसद है और ये किस लिए यहाँ पर टारगेट किया गया है। उसके बाद जब बच्चे का असेसमेंट वाला जो फेज है, उसमें हम ऑब्जर्वेशन अलाउ नहीं करते, बिकॉज ऑब्वियसली असेसमेंट के टाइम पे थेरेपिस्ट ने या उस प्रोफेशनल ने अपनी इन्वायरमेंट में देखना होता है कि वो बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि आप भी ये देख सकते हैं कि बच्चे बहुत सी चीजें पेरेंट के सामने कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते, लेकिन सही। एक अदर पर्सन के साथ उनका एक डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है। सो हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों असेसमेंट्स होती हैं कि हम पेरेंट इंटरव्यू भी करते हैं, उनसे भी पूछते हैं, देन हम बच्चे के साथ भी एवेल्युएशन करते हैं। इसी तरह से जब हमारा एक प्रोग्राम डिजाइन हो जाता है, एक बच्चे के आईईपीज या आईईपीटीज बन जाते हैं, उसके बाद हम उनको पेरेंट के साथ डिस्कस करते हैं ब्रीफली कि ये गोल्स हैं, इस तरह से हमने इन पे काम करना है, यहाँ तक कि क्या कमांड देनी है ये तक भी हम पेरेंट के साथ पूरा उनको गाइड करते हैं। उसके बाद ये है कि पेरेंट जैसे जो भी सेशन ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जैसे हमारे सेंटर में पूरा सीसीटीवी है, तो दे कैन सिट देयर, दे कैन सिट ऑल डे लॉन्ग एंड दे कैन वॉच कि उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। इफ दे वांट टू सिट इन द सेशन,
सो तो भी हम उनको अलाउ करते हैं, बट ये नहीं है कि डेली बेसिस पे दे कैन कम एंड दे कैन सेट इन द सेंटर एंड दे कैन इंटरवीन। बट हाँ, जैसे ही हमने कोई नया गोल इंट्रोड्यूस करवाया है विच इज़ हार्ड फॉर देम टू अंडरस्टैंड, और वो उस तरह से घर में उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे, तो दे कैन कम, दे कैन सिट इन द सेशन, दे कैन ऑब्जर्व द सेशन, दे कैन आस्क क्वेश्चन टू द थेरेपिस्ट, एंड देन वी विल गाइड देम कि उन्होंने किस तरह से इसको घर में जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो ये पूरा प्रोटोकॉल जो है वो पेरेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं। प्लस जैसे कोई भी हम बच्चों के साथ उनकी कोई अचीवमेंट हो रही है, कोई न्यू गोल हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, जैसे कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो हम पेरेंट्स के लिए उनकी शॉर्ट क्लिप्स बनाकर वो भी पेरेंट के साथ शेयर करते हैं, ताकि उन वो देख सकें कि हमने एक गोल को या एक टारगेट को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, और फिर वो घर में उसको वैसे ही कर सकें। राइट, राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमन होगा आप लोगों के लिए कि जब फीस और इस चीज़ के बारे में पूछा जाता है आपसे कि तरतीब की फीस वगैरह क्या है, तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर? ठीक है। अब फीस जो है इट डिपेंड्स अगेन कि आप किस प्रोग्राम में और आप कितने आवर्स के लिए अपनी इनरोलमेंट करवा रहे हैं। लेकिन अगर एक कोई भी बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल अगर एक 1 आवर के सेशन के लिए आता है, सो हमारे 1 आवर के सेशन की जो कॉस्ट है वो वेरी करती है बिटवीन 2500 to 3000। ठीक है। और इसी तरह अगर आप एक कम्प्रिहेंसिव प्लान लेते हैं, जैसे एक बच्चा, जैसे कोई भी बच्चा एक मंथ में अगर 20 आवर्स से ज्यादा आवर्स के लिए हमारे पास आ रहा है, तो उसका जो प्रोग्राम जो उसका फी प्लान है ना, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। अगर आप राइट, उसको कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 1200 या आपके लिए 1100 उसको पर आवर पड़ रहे होते हैं, कि फीस प्लान इतना रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि राइट। ऑब्वियसली वो एक कम्प्रिहेंसिव प्लान में आ रहा है, उसने डेली बेसिस पे 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए आना है, तो उसकी फीस फिर जो है वो उसी हिसाब से उसका प्लान बनता है। लेकिन अगर जैसे कुछ बच्चे वंस इन अ वीक आ रहे हैं या ट्वाइस अ वीक आ रहे हैं, तो उनके लिए यही हम्म। प्लान है। इट वेरी, इट डिपेंड्स बिटवीन 2500 to 3000। बट अगर एक बच्चा कम्प्रिहेंसिव प्लान में आ रहा है 3 आवर्स पर डे वाले में या 5 आवर्स पर डे वाले में, तो उसका उसका प्लान काफी रिड्यूस हो जाता है। राइट, राइट। अच्छा, एक चीज़ आपने शुरू में बताया हमें कि वोकेशनल भी है, आप प्रोवाइड करते हैं एडोलेसेंट्स को और बड़े बच्चों को। तो मैं वोकेशनल का पूछना चाहूँगा कि उसमें किस किस्म की ट्रेनिंग, क्या चीज़ होती है, क्या शामिल होता है उसमें? सही। अच्छा, अब वोकेशनल स्किल्स में अगर आप देखें कि हमारे बच्चे जब अपनी टीन एजेस में आते हैं, तो उनके लिए कोई भी इंटरवेंशन प्लान है ही नहीं कि इन बच्चों के साथ क्या करना है। सेंटर्स भी, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनके बिहेवियरल इश्यूज ज्यादा हैं, या अब थेरेपिस्ट कंफर्टेबल नहीं है बच्चे के साथ काम करने में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हम उन बच्चों को छोड़ देते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। आपको बहुत से बच्चे ऐसे मिलेंगे कि उन वो अभी तक अपने फंक्शनल डेली लिविंग स्किल्स भी उन्होंने लर्न नहीं किए होते। तो अगेन, जैसे हमारी अर्ली इंटरवेंशन है कि हमने जीरो से स्टार्ट करके बच्चे को उसकी फंक्शनल लिविंग स्किल्स पे लेकर आना है, उसको कम्युनिटी के लिए एक जो है वो अच्छे से एक फंक्शनल इंडिविजुअल बन के अपना कर सके, सब कैपेबल करना है। सेम गोज विद द एडोलेसेंस, कि हम उनको भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि जहां पर वो लैक कर रहे हैं वहीं से हम उनके साथ स्टार्ट करते हैं। उनके जो भी डेली लिविंग स्किल्स हैं उनको हम मनी मैनेजमेंट सिखाते हैं, और फिर वोकेशनल स्किल्स में जो चीज़ें हम उनको सिखा रहे हैं, हम उन बच्चों के लिए भी एकेडमिक प्रोग्राम हमने उनके लिए भी किया है। हम उनको भी जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे जैसे किसी बच्चे ने अपने हाई स्कूल के एग्जाम्स देने हैं या उसके लिए कोई मॉडिफाइड करिकुलम है, तो वी आर वर्किंग ऑन इट एज वेल, कि हम उनको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें और वो करें। और जो वोकेशनल स्किल्स हम उनको सिखा रहे हैं उसके अंदर हम उनको ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, अगेन कि ये डिपेंड करता है कि बच्चे का लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जो उसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, कि वो उसको उसी डोमेन में लेके जाते हैं और उसकी उसके इंटरेस्ट को, उसकी उस डोमेन को हम एनहांस करते हैं। राइट। वन लास्ट क्वेश्चन जो कि हम सबसे पूछते हैं और पेरेंट्स के लिए, कि आप क्या समझती हैं, आपका कितना अर्सा हो गया यहाँ पे डिफरेंट सेट में काम करते हुए, बाहर भी यहाँ पे भी, पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करती हैं कि जब वो किसी ऐसे सेंटर या सेटअप का इंतखाब करें अपने बच्चों के लिए, तो क्या चीज़ें उनको देखनी चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करके वो एक अच्छा सेंटर चूज कर सकते तो पेरेंट्स के लिए एक ये, आप कह लें कि बहुत ही एक
अफसोस से कहना पड़ता है कि एक ये कॉम्प्लिकेटेड चीज बन गई है कि वो फाइंड आउट करें कि कौन सा सेंटर अच्छा है और वाकई किसी सेंटर में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। क्योंकि इतने सेंटर्स हैं, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी सेटिस्फेक्शन कहाँ हो रही है, आपको क्या चीज़ जो है वो अपील कर रही है, या आपकी क्या कन्वीनियंस है। बाजुकात बजटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, बाजुकात अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी बहुत दूर है, आपके लिए कम्यूट करना इजी नहीं। बट जो चीज़ें आपको देखनी चाहिए एक सेंटर को चूज करते हुए, आपको ये देखना चाहिए कि क्या इस सेंटर का एनवायरनमेंट जो है, बिकॉज एक पेरेंट से ज्यादा आई डोंट थिंक सो कि कोई और किसी बच्चे को जज कर सकता है कि ये किस तरह के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकता है। आप ये देखें कि क्या इस सेंटर का, या जहां पर भी जो स्कूल है या जो भी सेंटर है, मैं अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, क्या मेरा बच्चा इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकता है, क्या ये उसके लिए हेल्दी है, वो इधर से कुछ लर्न कर सकता है। आपको लोगों को मिलने से, उनके बात के तरीके से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर किस तरह का काम किया जा रहा है, या क्या चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप सेंटर का जो है वो चूज करें और उसको सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद जब आपने एक सेंटर सेलेक्ट कर लिया है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि अपनी अपनी जगह सब काम कर रहे हैं, सब अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, आप एकदम जजमेंटल ना हो जाएं कि हम्म। 3 माह हो गए कोई भी रिजल्ट नहीं आया, या आप किसी के पीछे लग के अपने बच्चे का किसी सेंटर में एडमिशन ना करवाएं कि फला सेंटर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, फला सेंटर में अच्छा काम नहीं हो रहा। इट हम्म। डिपेंड्स, ये वेरी करता है चाइल्ड टू चाइल्ड। हर बच्चा हर इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ परफॉर्म करता है, हर बच्चा एक ही इन्वायरमेंट में एक सा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो आप नहीं कह सकते कि इस सेंटर ने इस बच्चे के साथ अच्छा काम किया और इस बच्चे के साथ बुरा काम किया, वो अपनी पूरी एफर्ट्स दिखा रहे होते हैं। हम्म। आपने जब अपने बच्चे का कहीं पे भी एडमिशन करवाया है, आप थोड़ा टाइम सेंटर को और अपने बच्चे को दें। अगर आप शॉप अराउंड करते रहेंगे, 3 माह इधर 4 माह उधर 6 माह उधर, आपका बच्चा कुछ भी लर्न नहीं करेगा। आपको एक अच्छा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर 3 to 4 मंथ्स आपका बच्चा उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होता है और फिर उसकी लर्निंग स्टार्ट होती है। और अगर आप 3 माह बाद ही ये जजमेंट दे देंगे, या आप इस एनालिसिस पे पहुंच जाएंगे कि इसने इन 3 मंथ्स में कुछ भी लर्न नहीं किया, नाउ इट्स टाइम टू स्विच द सेंटर, सो आप सारी जिंदगी इसी स्ट्रगल में लगे रहेंगे और बच्चे की कोई भी परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो आपके ख्याल में कितना टाइम देना चाहिए पेरेंट्स को? क्योंकि हमने कई कुछ प्रोफेशनल्स ऐसा भी सुना है कि 3 मंथ्स में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आने शुरू हुए थे। तो आपके ख्याल में कितना टाइम देना चाहिए देखिए, पेरेंट्स को एक जब सेंटर? आप बच्चे के साथ अगर सही काम कर रहे हैं ना, तो आपको पहले महीने में ही रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाते हैं। अगर एक बच्चे के साथ सही इंटरवेंशन प्लान एज पर द चाइल्ड नीड उसको प्रोवाइड की जा रही है ना, तो आपको विद इन अ मंथ ही आपको नजर आएगा कि देर इज अ चेंज। बट अगर आप कहें कि ओवरनाइट ऐसे चेंजेस हों कि 3 माह में मेरा बच्चा, उसकी एक वर्ड भी स्पीच नहीं है या उसकी वोकल लिमिटेशन भी नहीं है, तो वो वर्ड्स कहने लग जाए या वो सेंटेंसेस या फ्रेजेस पे आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम, इट्स अ स्लो प्रोसेस। या अगर मेरे बच्चे का बहुत ज्यादा जो है वो इग्रेसिव बिहेवियर है, वो बहुत ज्यादा टेंट्रम थ्रो करता है, और विद इन 10 डेज वो सब फिक्स हो जाए, उसकी हिटिंग बाइटिंग सब कुछ वेनिश हम्म। हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम, इसको वक्त लगता है, वक्त के साथ साथ चीजें सेटल होती हैं, लेकिन उनकी जो रिडक्शन है वो आपको पहले माह में ही नजर आनी शुरू हो जाएगी, या जब आपका बच्चा एक प्रॉपर इंटरवेंशन ले रहा होगा तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स नजर आने लग जाएंगे। लेकिन अगर आपकी केस चीजें बिल्कुल खत्म हो जाए और एकदम बच्चा बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाए, तो इसको टाइम हम्म। लगता है। और प्लस आपको एक, जिसे आप कहते हैं ना कि आपको एक ऑब्वियस प्रोग्रेस या एक चेंज, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, लाइक विद इन 3 to 4 मंथ्स 6 मंथ्स आपको नजर आता है कि यस, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा बच्चा यहाँ पे था एंड नाउ ही हम्म। स्टैंडिंग हियर। सो राइट। अगर उसी में आप उसको स्किप करवा रहे हैं या चेंज करवा रहे हैं, तो वो एक एनवायरनमेंट में भी एडजस्ट हुआ है, वो दूसरे में जाएगा, मे बी वो वहां पे जाके परफॉर्म ही ना कर पाए। हम्म। तो ये हम्म। चीज है। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी जी रैप इट जी। अप। वो ये कि आपने कहा कि सब अच्छे काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल सेंटर्स भी, लेकिन फिर भी इस रिहैब फील्ड में अच्छा काम करते हुए भी कुछ कमी, या हम उसको अगर कमी ना कहें, कि हम कैसे इस फील्ड को बेहतर कर सकते हैं, या किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? क्योंकि जहाँ पे अच्छा काम करने की बात होती है वहाँ पे शिकायतें भी मिलती हैं। तो किस चीज़ पे, या कोई एक वो दो तो साथ ऐसे साथ। ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जिन पे काम करने की हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, अगर हम इस फील्ड को और ज़्यादा मजीद बेहतर करना चाहते
सबसे पहले तो ये जो फील्ड है ये बहुत डेडिकेटेड फील्ड है। इसमें काम करना हर बंदे के लिए कि अच्छा चलो कुछ नहीं है तो हम ये कर लें, ये ऐसा नहीं हम्म। है। जिसे हमें देखने को मिलता है आजकल, बहुत से लोग स्पेशल एजुकेटर हैं, बहुत से लोग बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, जबकि वो नहीं है। तो सबसे फिर- पहले तो हमें ये गेम प्ले करनी छोड़ देनी चाहिए। आप एक पेरेंट के इमोशन के साथ प्ले कर रहे हैं। आप उस इंसान का, एक पेरेंट का जिसके पास एक स्पेशल नीड्स बच्चा है, आप उसका सोच भी नहीं सकते कि वो इमोशनली किस किस फेज से गुजर रहा है, या वो एवरी डे वो एक मुसलसल एक स्ट्रगल में है, और उसकी एक ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है। उस पे हम अपनी चंद पैसों के लिए या अपने वक्ती बेनिफिट के लिए हम उस पेरेंट को यूज कर रहे हैं। तो हम्म। सबसे पहले तो हमें ये चीज स्टॉप करनी चाहिए। इसके लिए जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको भी स्टेप डाउन करने की ज़रूरत है कि जब हम हायरिंग कर रहे हैं तो हम देखें, जो भी एक हम्म। ऑर्गेनाइजेशन है, कि हम जो लोग वाकई में सर्टिफाइड हैं, या जो हम्म। लोग उस 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 पोस्ट के लिए या वो उस क्रेडेंशियल के लिए एलिजिबल हैं, हम उनकी राइट। हायरिंग करें और वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करें। और हम्म। ऐसे ही कोई भी, हम बिल्कुल बाजुकात गलत अप्रोचेस यूज कर रहे होते हैं और हम वही चीज पेरेंट को भी आगे सिखा रहे होते हैं, तो इस चीज पे हमें काम करने की बहुत जरूरत है। प्लस जो इस तरह के थेरेपिस्ट हैं, कोई ऐसा हमारा सिस्टम या पोर्टल होना चाहिए। जैसे हम्म। अगर आप अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का देखें तो देर इज अ पोर्टल। अगर हम्म। आपको कोई भी हम्म। कहता है कि मैं एबीए थेरेपिस्ट हूँ, यू कैन जस्ट ऐड देयर क्रेडेंशियल के ही और शी इज एन एबीए थेरेपिस्ट और नॉट। तो आपको उसी वक्त राइट। पता चल जाएगा कि वो बस कह रहा है या वो वाकई में है। और अगर वो बिल्कुल। है तो वो एक पूरे बैकग्राउंड के साथ आ रहा है कि उसके सुपरवाइजर हैं, उसको सुपरवाइज किया जा रहा है, वो एक प्रॉपर पूरी अपनी जो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है वो बच्चे के साथ इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आपका बच्चा गलत हाथों में नहीं है। इसी तरह राइट। से आप, कोई भी आपका थेरेपिस्ट है, जब आप उसको चूज कर रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा हमारा सिस्टम होना चाहिए कि जहां से हम उसको, पेरेंट जो है वो बगैर किसी की हेल्प के वो खुद उसका लाइसेंस नंबर या उसका कोई भी, अव्वल तो सब थेरेपिस्ट को लाइसेंस्ड होना चाहिए ताकि कोई हम्म। प्रॉब्लम ही ना रहे, कि पेरेंट के लिए इजी हो जाए कि वो उसकी क्रेडेंशियल को एंटर करें पोर्टल पोर्टल पे और उनके पास आ जाए कि यस ही और शी इज अ एलिजिबल थेरेपिस्ट, और ये गुड टू गो है आपके बच्चे के साथ काम करने के लिए। और कुछ कोशिशें हो सो रही इन हैं, कुछ चीजों, बोर्ड बनने की, कुछ काउंसिल बनने की, हम्म, अल्लाह करे कि वो काउंसिल वगैरह बन इंशाल्लाह जाए इस इंशाल्लाह। रिहैब सो फील्ड ये की। इन एफर्ट्स में हम अल्टीमेट सबको काम करना चाहिए। सोल्यूशन यही है कि वो जिस तरह पीएमडीसी हम्म है डॉक्टर्स वगैरह की, तो इस हम्म। तरह इनकी भी एक काउंसिल होनी चाहिए ताकि वहां से उनको रजिस्ट्रेशन हो सके या ऑथराइजेशन मिल सके, नंबर बिल्कुल। लोकेट हो सके। तो इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है, लोग लगे तो हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साइड पे इंशाल्लाह प्रोग्रेस होगी। सो इसी के इंशाल्लाह। साथ जी अच्छी अच्छे लास्ट मैसेज के साथ हम आप सबसे ज़्यादा चाहेंगे, आपका मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने थैंक यू सो टाइम मच। निकाला, और आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग प्रदीप टू योर प्लेटफॉर्म। इसी के साथ जी हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सेटअप के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।